पिछली वीडियो में हमने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को शुरू कर दिया था। हमने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है वो समझ लिया था, साथ में उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं उसको भी समझ लिया था। और उसके साथ में एक और टॉपिक जो है दिया गया था प्रोमिसरी नोट का, वो भी हमने समझ लिया था। और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या फ़र्क रहता है, क्या डिफरेंस है, उसको भी हमने जो है समझ लिया था अच्छे से। अब ये तो हो गई मीनिंग की बात, हमने मीनिंग तो समझ लिया कि आखिर होता क्या है। अब हम जो है प्रैक्टिकली उसको सीखेंगे कि आखिर उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ट्रांजैक्शन एक अपनी अपनी फर्म जो है अपनी अपनी बुक्स में क्या क्या करते हैं उसको जो है हम सीखेंगे। और साथ में कुछ शब्दावली हैं, टर्म्स हैं बिल की कि क्या क्या वर्ड जो है इस चैप्टर में यूज़ किए जाते हैं, कुछ अलग वर्ड हैं वो, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि हमने जो है पिछली वीडियो में शुरू कर दिया था। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो जो है इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेंगे। वो चाहे NIOS हो, चाहे CBSE हो, चाहे वो अदर बोर्ड्स की मैं बात करूं उसमें हो, तो वो टॉपिक जो है आपको इस चैनल पे ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। साथ में जो है क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको जो है कराऊंगा, पिछले ईयर्स के आपकी प्रैक्टिस जो है उससे कंप्लीट हो जाएगी और एग्जामिनेशन के लिए आपको अच्छे से तैयार करूंगा इस चैनल पे। तो अगर आपके फ्रेंड्स को भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उन्हें भी बोल दीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, चैप्टर 11 में जो है आपका एक टॉपिक दिया हुआ है टर्म्स ऑफ बिल। तो उसको करते हैं। टर्म्स ऑफ बिल मतलब कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज के जो वर्ड्स हैं उसी को ही हम जो है टर्म्स ऑफ बिल बोलेंगे। जैसे कि हमने शुरू में स्टार्टिंग में हमने जो है एक वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के जो है टर्म्स करे थे हमने, जिसमें हमने परचेज, सेल्स क्या होता है वगैरह वगैरह, उसके कोई वर्ड जो अकाउंटिंग में अकाउंट सब्जेक्ट में हमारे यूज़ किए जाते हैं उसको हमने सीखा था। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में यानी कि जो बिल ऑफ हम जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं उसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ड्यू डेट। देखिए, ड्यू डेट एक इजी सा वर्ड है। इसको हम बोले कि जब डेट ड्यू हो जाती है, यानी कि मैं बात करूं कि वैलिडिटी एक्सपायर, जैसे कि मान ले 1 महीने की डेट थी, 31 की लास्ट जो है तारीख आ जाती है, उसे बोला जाएगा ड्यू डेट। जब जो है एक बिल ड्यू हो जाएगा कि इस तारीख मुझे पे करना है, वो तारीख आ जाए जिस तारीख को हमें जो है पे करना है उसे बोला जाएगा ड्यू डेट। ठीक है, ये बिल की हम बात कर रहे हैं अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो मैं बात करूंगा बिल की सिर्फ। जब जो है बिल की डेट आ जाएगी तब उसे बोला जाएगा ड्यू डेट। अगला है डेज ऑफ ग्रेस। देखिए दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके अंदर क्या होता है, हमें जो है बिल की एक्सचेंज की जब ड्यू डेट आ जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज की पे करने की, तब 3 दिन जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इस एक्ट के अंदर। एक जो है छूट दी जाती है हमें कि 3 दिन और दिए गए हैं, तो उसे बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा जो मैं बोलूं कि फॉर ठीक है, डेट से जो है 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं हमें ड्यू डेट के बाद पे करने के लिए, तो उसे बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। अब थर्ड आ जाता है बिल आफ्टर डेट। देखिए दोस्तों, जब हम जो है मैंने आपको बताया था कि जो ड्रॉअर होता है, ड्रॉई पे जब बिल ड्रॉ करता है तो ड्रॉई क्या करता है, उस पर साइन करके उस बिल को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्टेंस के बाद जो भी डेज काउंट किए जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद ही हमारा जो है बिल शुरू होता है, मतलब कि एक्सेप्टेंस के बाद ही हम जो है बिल के पीरियड को शुरू करते हैं। तो उस पीरियड के बाद जो भी दिन काउंट किए जाते हैं वो जो है बिल आफ्टर डेट में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद ही वो बिल बनता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के पहले उसकी वैल्यू होती है 0। एक्सेप्टेंस मतलब कि साइन जब ड्रॉई करता है तभी जो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज वो बन जाता है। तो उसके बाद जो भी दिन काउंट किए जाते हैं उस पीरियड के अंदर, तो उसे बोला जाता है बिल आफ्टर डेट, वो इसके अंदर जो है काउंट किए जाते हैं। अब फोर्थ आ जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ड्रॉअर जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है ड्रॉई पे। अब वो बिल जो है कुछ पीरियड के लिए होता है, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए। अब बहुत बड़ा यार मान लीजिए कि 3 महीने का पीरियड हो, लेकिन जो ड्रॉअर है उसे इंतजार, उसको जो है कैश चाहिए, जल्दी से जल्दी उसको कैश चाहिए, वो इंतज़ार नहीं कर सकता 3 महीने बाद, अब डेट ऑफ मैच्योरिटी आने तक का वो इंतज़ार नहीं कर सकता। वो क्या करता है, फिर बैंक से वो जो है बिल डिस्काउंट करा लेता है। अब डिस्काउंट कराने के क्या मतलब कि वो बिल जो है वो बैंक को दे देता है,
उससे बोलता है कि ये बिल आप रख लो और इस बिल के बदले मुझे जो है वो कैश दे दो। तो बैंक क्या करता है, कुछ परसेंटेज जो है उससे चार्ज करता है एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। उससे कुछ परसेंटेज, अब मान लीजिए वो 5,000 का बिल हो, ठीक है, 5,000 का मान लीजिए 10% की मैं बात करूं तो 10% जो है वो बिल चार्ज करता है, ठीक है, 500 रुपये चार्ज करता है। और जो 500 रुपये अपने काट के 4500 रुपये जो है वो उसे दे देता है ड्रॉअर को। ड्रॉअर बैंक को जो है वो बिल रिसीवेबल दे देता है। फिर बैंक क्या करता है, वो जब डेट आ जाती है तो वो ड्रॉई के घर जाता है और वो 5,000 रुपये वसूल उससे कर लेता है। तो इस पूरे प्रोसेस में बैंक को जो है 500 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। जल्दी से जल्दी कैश अगर चाहिए होता है तो बैंक को जो है बिल देख के उसमें से कुछ थोड़ा सा चार्जेस बैंक के काट के वो बैंक से जो है कैश करा लेता है अपना पैसा सारा बिल का, तो उसे बोला जाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फिफ्थ आ जाता है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट मतलब होता है किसी और को जो है फेवर में उसको बिल को इंडोर्स कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ड्रॉअर हूँ, अगर मैंने किसी ड्रॉई पे बिल ड्रॉ कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसने एक्सेप्ट करके वो बिल मुझे दिया, 5,000 रुपये का मैं बात करता हूँ कि मेरा बिल था। अब मेरा एक और क्रेडिटर है जिसे मुझे 5,000 रुपये देने थे, तो मैं कैश के देने से बदले वो बिल उसे इंडोर्स कर दूंगा, उसके फेवर में वो बिल उसे दे दूंगी, ले भाई ये बिल रिसीवेबल ले ले, मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये ले ले, डेट ऑफ मैच्योरिटी आने तक तू बी के घर चला जाइए, उससे जो है वो पैसे ले लियो। अब बी को उससे कोई मतलब नहीं है कि बिल कौन लेके आ रहा है, बी को मतलब है उस बिल ऑफ एक्सचेंज से, वो कागज़ से, कि वो कागज़ मुझे दो और अपना कैश ले जाओ। तो मैं उसे जो है उसके फेवर में जब मैं बिल दे दूंगा उसे, तो उसी सारे प्रोसेस को बोला जाएगा इंडोर्समेंट ऑफ द बिल, ठीक है। मैं किसी के अपने क्रेडिटर के फेवर में बिल को इंडोर्स कर दूंगा, उसे दे दूंगा, उसे पेमेंट के बजाय उसे बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दूंगा कि तेरी पेमेंट जो है अब बिल ऑफ एक्सचेंज से हो गई। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पे, टर्म्स ऑफ बिल। टर्म्स मतलब कि वो कितने महीने के लिए है बिल, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ठीक है, ये बिल के टर्म्स हो जाता है। जितने पीरियड के लिए होता है कि 3 महीने के अंदर अगर वो ड्रॉअर हमारा जो है डेटर पैसा दे देता है तो उसे सारा जो है टर्म्स बोला जाता है कि वो कितने महीने का है बिल। डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट, कि ड्यू डेट आ गया। अब देखिए ड्यू डेट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि बिल जब 3 महीने का हो, मान लीजिए मैंने जनवरी में 1 जनवरी 2001 को मैंने बिल जो है एक्सेप्ट हो गया मेरा, और वहाँ से पीरियड मेरा चालू हो गया, 3 महीने का बिल था, तो उसकी अब जैसे कि 1/1/2001, ठीक है, मैंने जो है बिल ड्रॉ कर दिया, मेरा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज इस डेट से शुरू हुआ, ठीक है। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी, पहले तो ड्यू डेट की बात करते हैं। 3 महीने का मेरा बिल था, तो 3 महीने का मेरा बिल हुआ तो डेट बनी, मैं बात करता हूँ कि 1 मार्च 2001 की मेरी डेट बनी, ये मेरी कौन सी बनी, ड्यू डेट बनी, ठीक है। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, डेट ऑफ मैच्योरिटी में जो है डेज ऑफ ग्रेस भी जोड़े जाएंगे, 3 दिन जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो भी जोड़े जाएंगे। तो डेट जो मेरी बनेगी 3/3/2001 की बनेगी, 3 मार्च 2001 की, तो ये मेरी बनेगी डेट ऑफ मैच्योरिटी की, बिल की डेट अब आ गई, ठीक है। इसमें जो है 3 दिन जोड़े जाते हैं, डेज ऑफ ग्रेस भी जोड़े जाएंगे, वो मेरी बनेगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब कि ड्यू डेट से थोड़ा अलग 3 दिन जोड़ के जो डेट बनेगी उसे बोला जाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब आ जाते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर का मतलब कैंसिल। अब वो कैसे भी डिसऑनर हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए हम बैंक जाते हैं डिस्काउंट कराने के लिए, तो वो डिसऑनर हो गया। या मान लीजिए डेट ऑफ मैच्योरिटी जब आ गई, तो हम मान लीजिए हम बी पे हमने जो ड्रॉ किया था, बी के घर गए लेकिन उसने पैसा हमें दिया ही नहीं, तो उसे बोला जाएगा डिसऑनर ऑफ बिल। इसकी जो है ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, इसकी भी अकाउंटिंग की जाती है, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। इस डिसऑनर का भी फिलहाल मतलब समझ लीजिए कि बिल को कैंसिल कर देना, कि उसने पैसा नहीं दिया, बिल हमारा कैंसिल हो गया। अब आ जाते हैं नोटरी पब्लिक। देखिए डिसऑनर की हमने बात कर ली कि बिल को कैंसिल कर दिया। वो कैसे कैंसिल हुआ कि हम जब है क्रेडिटर के घर गए, सॉरी डेटर के अपने घर गए, हमने जिस पे बिल ड्रॉ किया था उसने हमें पैसा नहीं दिया, ठीक है। वैसे तो ये बाय लॉ जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन रखा था, उससे 3 महीने के अंदर पैसा देना था, बट फिर भी उसने नहीं दिया। तो क्या होता है, हम जो है नोटरी पब्लिक को अपॉइंट करते हैं। ये जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये एक ऑफिसर होता है जो एज मान लीजिए कि लीगल धमकी देने के लिए तैयार होता है।
लीगल धमकी जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है एक नोटिस बनाते हैं, नोटरी पब्लिक अपॉइंट करके एक नोटिस भिजवाते हैं अपने डेटर पे कि भैया पैसे दे दो वरना जो है आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, एक लीगल नोटिस भेजने के लिए, तो उसे बोला जाता है नोटरी पब्लिक। ये क्या होता है, एक ऑफिसर होता है जो कि नोटिस बनाता है, ठीक है, ऑफिसर होता है जो कि क्या नोटिस बनाता है हमारे डेटर को भेजने के लिए अगर डिसऑनर हो गया हो हमारा बिल, ठीक है। 10th आ जाता है नोटिंग चार्जेस, ये इसी की फीस होती है, ठीक है। इसको जो नोटिस भेजने के लिए फीस दी जाती है, फीस दी जाती है, उसे ही बोला जाएगा नोटिंग चार्जेस, ठीक है। अब आ जाते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। अब मान लीजिए बिल हमने जो है डिसऑनर हो गया था हमारा, हमने जो है नोटरी पब्लिक से नोटिंग चार्जेस देके एक नोटिस भिजवा दिया, अब ये डर गया हमारा डेटर, तो क्या होगा, डिसऑनर के बाद जो नया एक फ्रेश बिल बनेगा उसे बोला जाएगा रिन्यूअल ऑफ बिल। 5000 का एक फ्रेश बिल बन गया तो उससे ही बोला जाएगा रिन्यूअल ऑफ बिल, कि रिन्यू हो गया, फिर से जो है चालू हो गया। तो इसमें जो है मान लीजिए अगर मैंने ड्रॉ किया हो तो मैं कुछ जो है ज़्यादा पैसे लूँगा उससे, एज अ चार्जेस उस पर जो है चार्ज अपॉइंट करूँगा कि डिसऑनर के जो चार्ज होते हैं कि अब ज़्यादा मैं पैसे उससे जो है वसूल सकता हूँ। 12th आ जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल, इसे जो है रीबेट भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने जिस पे बिल ड्रॉ किया था उसने डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही मुझे पैसा दे दिया तो उसे बोला जाएगा रिटायरमेंट ऑफ बिल या रीबेट ऑफ बिल, ठीक है, डेट से पहले ही। इसमें मैं क्या करूँगा, उसको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा कि जल्दी जल्दी अगर वो मुझे पैसा दे देता है तो उसमें कुछ जो है मैं डिस्काउंट भी उसको दे दूंगा। रीबेट में जो है डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट दिया जाता है तो उसकी जो है अकाउंटिंग की जाती है, इससे बोला जाएगा रीबेट ऑफ बिल, जब डेट से पहले ही हमारा डेटर जो है हमें पैसे दे देगा। तो अब आइए दोस्तों हम समझते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो आइए दोस्तों समझते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिल ट्रांजैक्शन की। बिल ऑफ एक्सचेंज हम जो है कब से सुनते आ रहे हैं, इसको जो है आखिर में इसकी जर्नल एंट्री की कैसे जाती है, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने समझा था बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है दो पार्टियों का होना आवश्यक है, दो पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो पार्टी होंगे तभी तो उनके बीच में जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा, उससे कम जो है हो नहीं सकता। तो दो पार्टी मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा समझने के लिए। पहले तो जो बुक में आपके लिखा है वो मैं कह सकता हूँ आपको थोड़ा समझ में आ जाए, फिर भी आप उसे थोड़ा भूल जाइए। अभी जो है मैं आपको जो समझाऊंगा उसमें जो है आप फोकस करिए। तो सबसे पहले मैं जो है दो पार्टी ले लेता हूँ, से मैं एक का नाम रख देता हूँ ए, दूसरे का मैं नाम रख देता हूँ बी। ये जो है मान लीजिए सेलर है, ठीक है, सेलर कंसीडर करता हूँ। ये अगर सेलर है तो ये बायर होगा, मैं परचेजर भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, बायर हो सकता है। अब ए सेलर है, बी बायर है, और बिल ऑफ एक्सचेंज कब ड्रॉ होगा, जब कोई चीज़ उधार पे बिकेगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए ने जो है, अब इसको मैं क्रेडिटर भी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, सेल ये करेगा, तो इसको मैं डेटर बोल दूंगा, ठीक है। ये इसको जो है पैसा देगा तो ये डेटर हुआ, ए का डेटर हुआ, और ये बी जो है ए इसके लिए क्रेडिटर हुआ, ठीक है। इसीलिए मैं डेटर क्रेडिटर भी लिख देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिलहाल बुक की एंट्रीज को आप भूल जाइए, मेरी एंट्रीज पे जो है ध्यान दीजिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ए जब सेल करेगा बी को, उधार पे सेल करेगा, तो ए अपनी क्या एंट्री करेगा, सबसे पहले एंट्री ए क्या करेगा, एक एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसी का नाम तो देगा वो, बिल्कुल। जब सेल करेगा तो हम क्या नाम ही तो डालते थे, कैश में तो सेल नहीं कर रहा, और सेल को हम हमेशा क्रेडिट करते थे, तो टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री करेगा। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीज का क्या था, डेटर था। अब बढ़ गए डेटर, जाहिर सी बात है हमने उधार पे दे दिया तो उसे हमें पैसा देना था, तो डेटर एक एसेट है, बढ़ गया तो डेबिट कर दिया, सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ गई तो क्रेडिट कर दी, तो इसने एंट्री कर दी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझिए तो ऐसी एंट्री करेगा, अगर याद करनी है तो आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बी भी अपनी एंट्री करेगा, क्योंकि हमें दोनों की बुक्स बनानी है, तो बी अपने घर पे जाके क्या एंट्री करेगा, तो बी अपने जो है वो क्या एंट्री करेगा, बी भी एंट्री करेगा। बी ने उधार पे परचेज किया है, ठीक है, तो वो परचेज लिखेगा, पहले तो परचेज
अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, एक्सपेंस है, ठीक है। अब कैश पे किया नहीं है तो टू कैश तो लिख नहीं सकता, वो किससे किया है उसने, ए से किया है, तो लिख देगा टू एज अकाउंट, ठीक है। यही एंट्री करेगा, सबसे पहली तो एंट्री वो यही करेगा, दोनों की बुक में सबसे पहली एंट्री यही होगी, जो उधार पे इसने सेल किया, उधार पे इसने परचेज किया। अब बात आ गई, अब ए ने बोला भैया मेरे को जो है वो पैसे 3 महीने बाद चाहिए, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ, उस पर तुम्हारी जो है मुझे साइन चाहिए कि 3 महीने बाद एज बाय लॉ जो है तुम मुझे वो पैसे दे दोगे। इसने मान लिया, ठीक है। अब बी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जो कि क्रेडिटर है, उसने डेटर पे अपने ड्रॉ कर दिया। इसने क्या किया, साइन करके बिल किसे दे दिया, अपने पास तो रख नहीं सकता क्योंकि ए को चाहिए, वो डॉक्यूमेंट तो ए के पास होना चाहिए, तो उसने ए को दे दिया। तो ए ने उसको क्या नाम दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज को। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा था बहुत अच्छी तरीके से। ए ने जो नाम दिया अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो नाम दिया बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसे वो पैसा मिलना था। तो सबसे पहले बिल रिसीवेबल को वो डेबिट करेगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल उसे पैसा मिलना है, ठीक है, वो एसेट है, वो बढ़ रहा है, तो बिल रिसीवेबल नाम देगा उसको, तो बिल रिसीवेबल लिखेगा। अकाउंट डेबिट करेगा उसे, ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेगा। अब उसको जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया कि पैसा मिलना ही मिलना है उसे, तो इसकी वजह से जो है बी है वो डेटर था पहले, वो अब घटेंगे, तो वो नाम डाल देगा टू बी, क्योंकि उसे मिला किसे, बी से मिला, ठीक है, आसमान से तो नहीं आया, बी से मिला, उसने बी ने जो है ए को दिया, तो वो एंट्री क्या करेगा, ए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, बिल रिसीवेबल जो है वो हमारा एसेट है जो कि बढ़ रहा है, ठीक है, पैसे हमें मिलने हैं, एसेट तो हो है जो कि बढ़ रहा है, बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, आप ध्यान में रख लीजिएगा, जो बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया। अब बी जो था वो हमारा डेटर था, अब पैसे मिलने थे वो कन्फर्म हो गया, तो डेटर घट गए, तो जब एसेट है ये भी डेटर वो घट रहा है, तो हमने इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये एंट्री आपकी की जाएगी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एंट्री करेगा, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिला किससे, बी से, तो वो एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है। अब बी भी कुछ एंट्री करेगा, बी ने अपने बिल का नाम क्या दिया था, बिल पेबल नाम दिया था, क्योंकि उसे पे करना है। हम सबसे पहले तो वो ए का नाम देगा, क्योंकि ए को उसने बिल दिया है, ठीक है, तो ए का अकाउंट डेबिट करेगा, एज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बी के लिए जो क्या थी, जो बिल पेबल था वो लायबिलिटी है ए के हिसाब से, ठीक है, वो बढ़ रही है, तो नाम दे देगा टू बिल पेबल, क्योंकि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, क्योंकि उसे पैसा पे करना है ना, अभी तो लायबिलिटी तो हुई, तो वो बढ़ रही है, इसीलिए बिल पेबल उसने उसको नाम दे दिया और उसको जो है क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ए उसका क्या था, क्रेडिटर था, जो कि अब घट गया, अब तो कंफर्म है उसे पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर नहीं रहा, तो इसीलिए जब घट गया, लायबिलिटी घट गई, तो हमने जो है उसको डेबिट कर दिया, एक जगह लायबिलिटी बढ़ गई तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये मॉडर्न अप्रोच जो आपको मैंने समझाया था डेबिट क्रेडिट के रूल, उसके हिसाब से समझा रहा हूँ, वरना एक और कॉन्सेप्ट भी होता है जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, उस हिसाब से जो है आपके सिलेबस में नहीं था, वरना उस हिसाब से मैं आपको समझाता तो अच्छे से आपको समझ में आ जाता। चलिए सिलेबस में नहीं है तो इस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच, जो कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, मैंने आपको जर्नल एंट्री वाली वीडियो में जो है, जब मैं जर्नल एंट्री के पिछला जो चैप्टर 4 था उसमें दिया गया था, अच्छे से आपको समझा रखा है, ठीक है। दो तो एंट्री कन्फर्म है, यही होनी है, ठीक है, कंफर्म है जो है दो एंट्री, फर्स्ट टू एंट्रीज जो है हमेशा कोई भी हो तो यही होंगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, दो एंट्री आपकी यही होंगी दोनों की बुक में, दोनों अलग अलग हमें जो है बनानी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिल की सेटलमेंट कैसे होगी। अब फिलहाल बिल किसके पास है, ए के पास है, ठीक है। अब सेटलमेंट, ए के पास 4 ऑप्शन है बिल की सेटलमेंट करने के लिए। या तो वो क्या करेगा कि डेट ऑफ मैच्योरिटी, 3 महीने का अगर बिल हो तो डेट ऑफ मैच्योरिटी मैंने आपको समझा दिया, डेज ऑफ ग्रेस जोड़ के वहाँ तक वो रुक जाए और अपना पैसा जो है वो बी से ले ले। पहले तो ये बिल ख़त्म, सेटलमेंट मतलब ख़त्म करने के लिए वो जो है 3 महीने तक रुक जाए और बी से वो अपना पैसा ले ले। पहला तो ये, एक के पास 4 ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि मैंने आपको समझाया अभी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है, डिस्काउंट करा सकता है बैंक से, वो बैंक को देके कैश ले सकता है, कुछ बैंक को चार्जेस या एज अ इंटरेस्ट देके वो अपना कैश ले सकता है, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या,
तीसरे ये होगा कि वो किसी को इंडोर्स कर सकता है, किसी को अगर मान लीजिए इसका कोई क्रेडिटर हो, ठीक है, तो वो उसको उसके फेवर में उसको इंडोर्स कर सकता है, उससे वो बिल दे सकता है। तीसरा तो ये हो गया। चौथा ये हो जाएगा कि कलेक्शन के लिए वो बैंक को भेज सकता है। अब मान लीजिए कि इसको लग रहा हो कि यार 3 महीने तक मेरे से कहीं बिल खो ना जाए, या मेरे जो है बहुत यहाँ पे पता नहीं चलता कि बिल कहाँ हो जाए, तो वो क्या कर सकता है कि बैंक को दे देगा वो बिल कि भाई 3 महीने के बाद बी से जो है वो पैसा कलेक्ट कर लियो, ठीक है। इसमें जो है बैंक आपको कोई चार्ज नहीं करता, क्योंकि बैंक के साथ आपका बिजनेस होता है, इससे कोई चार्ज नहीं लेता बैंक, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ ए के पास आ जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम जो है कर लेते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन में तो क्या जो है ट्रीटमेंट्स की जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया कि डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रुक जाए और बी से अपना पैसा ले ले, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए जो है डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रुक गया, उसने बी के घर गया कि भाई 3 महीने हो गए, डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई, मेरा पैसा मुझे दे दो। तो इसने बोला भाई बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ है, वो मुझे दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इसने दिया, इसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब बी ने पेमेंट करी तो ए के पास कैश आया होगा, ठीक है, या बैंक में जो है पेमेंट करी हो, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, या तो कैश या बैंक। पैसा आया तो डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट। उसके बदले क्या दिया उसने, बिल रिसीवेबल दिया होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया होगा, तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि अब तो जो है उसके एसेट खत्म हो गया ना, जो बिल रिसीवेबल उसका एसेट था अब वो घट गया, खत्म हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पे बढ़ रही थी एसेट, अब यहाँ पे घट रही है, ठीक है। तो क्रेडिट कर दिया, इसीलिए उसके बदले उसको कैश मिल गया, ठीक है। अब जब भी किसी चीज को काटना हो कि खत्म कर रहा हो, क्योंकि अब बिल खत्म हो रहा है ना, अब तो पैसा मिल गया, जब भी किसी चीज को काटना हो तो उसकी रिवर्स एंट्री कर दो। अगर वो एंट्री डेबिट में है, अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, जब किसी चीज को माइनस करना हो या काटना हो, खत्म करना हो, अगर वो एंट्री क्रेडिट में है तो डेबिट की एंट्री कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो चीज़ अपने आप कट जाएगी। अगर वो एंट्री डेबिट में है तो उसका रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो उसको, तो वो अपनी चीज़ कट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज कट रहा है, हमें जो है पैसा मिल गया, यहाँ डेबिट में था तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में कर दिया, अब दोनों अपने से कट गए, अब चीज़ ही खत्म, हमें जो है पैसा मिल गया, ठीक है। ये एंट्री आपका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, एंट्री आपको ये करनी है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब इसने भी जो है कैश दिया था तो ये सबसे पहले तो क्रेडिट करेगा कैश को, ठीक है, टू कैश अकाउंट लिखेगा। और इसके बदले ने इसने कुछ लिया था, बिल पेबल लिया था, ठीक है। इस बिल ऑफ एक्सचेंज इसने जिसको नाम बिल पेबल दिया था तो वो इसको डेबिट कर देगा, इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो डेबिट ही करेगा, जाहिर सी बात है, लायबिलिटी कम हो गई उसकी, अभी उसने पैसा पे कर दिया, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो है वो एंट्री करेगा। देखिए यहाँ पे क्रेडिट पे थी बिल पेबल, यहाँ डेबिट कर दिया, दोनों अपने आप में कट गए, अब चीज़ खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रीटमेंट। पहली ट्रीटमेंट में जो है हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली ट्रीटमेंट जो ये जो है ए डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रुक गया, उसने बी से पैसा ले लिया, तो एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सेटलमेंट हो गई बिल की, इसने पे किया तो इसने एंट्री करी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए दोस्तों, ये एंट्रियाँ आपको जो अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, तब भी नहीं आ रही तो एक ही ऑप्शन है, याद कर लीजिए इसको। वैसे याद करने की नौबत नहीं आएगी, करते करते ये चीज़ अपने आप ही आ जाएगी। तो पहली जो है सेटलमेंट में हमारी पहले ऑप्शन में ये ट्रीटमेंट की जाएगी, ये एंट्रीज जो है वो की जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। दूसरा सेटलमेंट कैसे होगा, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, डिस्काउंट कराना, बैंक से क्या कराना, डिस्काउंट करा देना, ठीक है। अब फिलहाल आप इसको भूल जाइए, ठीक है, ये जो फर्स्ट सेटलमेंट हुई थी उसको भूल जाइए, फर्स्ट दो तो एंट्री यही रहेंगी। अब क्या किया ए ने, क्या किया कि ए ने बिल दे दिया बैंक को कि भाई ये बैंक बिल जो है वो बैंक को दे दिया, और उससे जो है कैश ले लिया कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके। तो सबसे पहले इसने जो है कुछ डेट के बाद बैंक को बिल दे दिया, उससे जो है कैश मिला, ठीक है। अब मान लीजिए 5,000 का बिल होगा तो उसमें 500 रुपये बैंक ने काट लिए, सबसे पहले तो इससे जो है कैश मिला, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट इसने एंट्री कर दी। साथ में जो है बैंक को इसने क्या दिया होगा, बिल रिसीवेबल दिया होगा, तो ये एंट्री करेगा टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। कैश लेके
कुछ बिल रिसीवेबल उसे दे के कैश ले लिया बैंक से, और साथ में कुछ जो है इंटरेस्ट भी इसने पे किया, कुछ पैसे भी बैंक को पे किए। पूरे पैसे तो मिलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, 5,000 दिए थे तो 4,500 से मिलेंगे। जो 500 का अमाउंट था तो उसको हम जो है डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। तो वो एंट्री करेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट की भी एक एंट्री करेगा, ठीक है। तो टोटल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब इसका मैं बात करूँ तो 4500 कैश मिला था, 500 रुपये जो है उसने बैंक को दे दिए, और टोटल बिल कितने का था, 5,000 रुपये का था, ठीक है। ये एंट्री करेगा अगर वो बैंक से वो सेटलमेंट कराता है, बैंक को बिल देके अपना कैश ले लेता है। अब बी के उसमें भी कोई एंट्री की जाएगी नहीं, बी कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बी को मतलब ही नहीं है, उसके पास कोई बिल ले आए, अगर वो पेमेंट करता है तब वो एंट्री करेगा। उससे क्या मतलब कि ए किसी पास भी चला जाए, बैंक के पास चला जाए, कैश करा ले, उससे कोई मतलब नहीं है, तब वो एंट्री नहीं करेगा। अब तो कब एंट्री करेगा, अब फिर एंट्री तब करेगा जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गए। तो बैंक का ऑफिसर जब जाएगा, ठीक है, बैंक का ऑफिसर, क्योंकि अब तो ए के पास नहीं है बिल, अब बैंक के पास है बिल, तो बैंक का ऑफिसर बी के घर जाएगा, उससे पैसे लेगा, ठीक है, उसको क्या दे देगा, बिल पेबल। तो एज इट इज यही एंट्री कर देगा बी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। उसने बिल पेबल लिया और कैश दे दिया, या मैं बात करता हूँ बैंक अकाउंट में डाल दिए होंगे तो बैंक की बात करता हूँ मैं, या किसको कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री करेगा, ठीक है। अब वो जो पैसा बैंक के पास आ गया, क्या वो ए को देगा वो बैंक, नहीं, क्योंकि उसने तो पहले ही ले लिया था, तो ए उस टाइम में कोई एंट्री नहीं करेगा। तो ये हमारी हो गई दूसरी सेटलमेंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक को बिल देके उसने पैसा ले लिया, कैश में कैश करा लिया अपना, तो ये एंट्री करेगा। ए कोई एंट्री नहीं करेगा, ए तब एंट्री करेगा जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी और बैंक ऑफिसर्स के घर जाएगा, तो ये एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, एज इट। उसे पे करने से मतलब उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो और पैसे ले जाओ, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी सेटलमेंट, ठीक है। पहली मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट दो एंट्री तो सेम ही रहेंगी सब में, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जब बना था तो ये तो जाहिर सी बातें होंगी, ठीक है। अगर कैश ले लेता है डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रुकने के बाद तो ये एंट्री की जाएगी, नहीं तो अगर वो बैंक को दे देता है तो ये एंट्रीज हमारी की जाएंगी। अब आ जाते हैं थर्ड वे में, कि जब बैंक जो है जो क्रेडिटर है ए है वो इंडोर्स कर लेता है, कोई अपने क्रेडिटर के फेवर में उसको पेमेंट करता है, तब क्या जो है ट्रीटमेंट की जाएंगी। फिलहाल ये दोनों जो है आपकी सेटलमेंट जो मैंने आपको बताई, ये मैं मिटा देता हूँ, तभी मैं आपको जो है जगह भी बच जाएगी, और मैं आपको थर्ड सेटलमेंट कैसे की जाती है उसकी ट्रीटमेंट वो बता रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों जो फर्स्ट दो ऑप्शन थे सेटलमेंट के वो आपको जो है अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब बारी आती है थर्ड की, जो इंडोर्समेंट मैंने आपको बताया वो उसमें क्या ट्रीटमेंट की जाएगी उसको समझते हैं। अब दोस्तों इसमें जो है एक और बुक खुल के आ जाएगी जो कि क्रेडिटर होगा। अब मान लीजिए ए का कोई क्रेडिटर था, उसने उसको जो है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि उसको बिल रिसीवेबल अपना दे दिया। अब मान लीजिए मैं उसको जो है सी नाम दे देता हूँ, ठीक है, उसको नाम क्या दे देता हूँ मैं, सी नाम दे देता हूँ। ये जो है ए का क्रेडिटर है, ठीक है, उसको मैंने सी नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ए की भी बुक मैंने खोल ली, फर्स्ट दो एंट्री तो ए और बी की बुक में यानी कि सेलर और बायर की बुक में तो वही होंगी सेम टू सेम, तभी तो बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है। तो पहली दो एंट्री जो है वो सी की बुक में तो होंगी नहीं, क्योंकि सी को तो तब पता ही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है, तो तीसरे सेटलमेंट में क्या किया, बिल को ख़त्म करने ए ने क्या किया, पेमेंट कर दी सी को बिल रिसीवेबल बिल ऑफ एक्सचेंज देके, ठीक है। तो सबसे पहले सी को अगर वो बिल इंडोर्स करता है तो वो अपनी बुक में कुछ एंट्री करेगा, क्योंकि ए ने दिया है तो ठीक है। अब वो ए बिल किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो सी अकाउंट डेबिट क्या दे रहा है, बिल रिसीवेबल देगा अपना, जो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम दिया था बिल रिसीवेबल अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देगा, ठीक है, ठीक है। ये एंट्री जो है वो ए अपनी बुक में करेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सी उसका एक क्रेडिटर था, अब उसने बिल रिसीवेबल दे दिया, पेमेंट कर दी, तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई अब, ठीक है, तो वो डेबिट कर देगा। और बिल रिसीवेबल यानी कि उसका एसेट था वो देगा, तो वो खत्म हो गया, तो उसको क्रेडिट कर देगा। अगर पैसे देता तो वो कैश आ जाता,
लेकिन उसने बिल रिसीवेबल दिया तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट उसने ये एंट्री कर दी गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? अगर याद करना है तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्या इससे बी को कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बी को कोई लेना देना ही नहीं है किसको दे रहा है बिल, क्यों दे रहा है। ठीक है, बी को अपना मतलब है वो बिल ऑफ एक्सचेंज से, जो उसे वो देगा वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, सी करेगा, बिल्कुल करेगा, सी की बुक में एंट्री होगी, सी ने क्या लिया, बिल रिसीवेबल लिया, तो वो बिल रिसीवेबल डेबिट कर देगा, क्योंकि उसके लिए तो वो बिल रिसीवेबल एसेट हो गया। ठीक है, बिल रिसीवेबल, और उसने किससे लिया, ए से लिया, तो नाम दे देगा टू ए, उसका डेटर था ए। ठीक है, वो खत्म हो गया, एसेट, एक एसेट खत्म हो गया, तो इसलिए इसने क्रेडिट कर दिया टू एज अकाउंट। एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा, इसलिए डेबिट और क्रेडिट सी के अकाउंट में कर दिया। ठीक है, बी कोई एंट्री नहीं करेगा, बी को कोई मतलब नहीं है। अब बात आ जाती है डेट ऑफ मैच्योरिटी की। डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई, अब बी के घर कौन जाएगा, ए जाएगा। क्यों जाएगा, उसके पास तो कोई कागज जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो है ही नहीं, वो तो बी तो यही मांगेगा कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज दे, मैं पैसा दे दूंगा, उसके पास तो है ही नहीं। अब वो बिल किसके पास है, सी के पास है, तो सी जाएगा बी के घर में कि भाई आपका एक बिल था जो कि ए का था, वो मुझे पेमेंट कर दो। आप बोलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज दो मुझे, दे दिया, उसने अपनी साइन देखी तो पेमेंट कर दी, तो ये वही पेमेंट करेगा क्या, बिल पेबल। उसको जो है बिल पेबल यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, तो वो वही एंट्री एज इट इज सेम करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, दोनों से वो पेमेंट कर सकता है, उसने पेमेंट कर दी। ठीक है, अब वो पैसा किसको मिला, सी को मिला कि ए को मिला, बिल्कुल सी को मिला, तो ए तो कोई एंट्री करेगा ही नहीं, ए नहीं करेगा एंट्री, अब सी करेगा एंट्री। सी क्या करेगा, उसे पैसा मिला, ठीक है, तो वो कैश डालेगा, कैश या बैंक से मिला होगा, जिससे मिला होगा उस दोनों से कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। और उसके बदले उसने बिल रिसीवेबल दे दिया, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जिसको उसने बिल रिसीवेबल नाम दिया था, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा, तो ये एंट्री। थर्ड ट्रीटमेंट में जो कि थर्ड ऑप्शन था, उसमें ये एंट्रीज की जाएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में ये एंट्रीज की जाएंगी। फर्स्ट टू ऑप्शन का मैंने बताया क्या क्या एंट्रीज होंगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में ये एंट्री की जाएगी। ए ने बिल इंडोर्स कर दिया सी को, तो ए ने एंट्री करी सीज अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बी कोई एंट्री नहीं करेगा, सी बिल्कुल करेगा, उसे बिल मिला है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिला, ए से मिला, तो टू ए अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट एंट्री कर देगा। ठीक है, अब आ जाती है डेट ऑफ मैच्योरिटी की बात। डेट आ गई तो सी चला गया बी के घर, उसने पैसे उससे लिए बिल ऑफ एक्सचेंज देके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज से मिला तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट, उसने कैश दिया या बैंक से पैसा दिया, तो टू कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैश या बैंक अकाउंट कर दिया क्रेडिट। ठीक है, अब फिर ए कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि पैसा जो है वो ए को मिला नहीं, वो पैसा मिला सी को, क्योंकि बिल सी के पास था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल सी एंट्री कर देगा। यहाँ दो एंट्री हुई, यहाँ एक और यहाँ एक। ठीक है, थर्ड हमारी जो ट्रीटमेंट थी उसमें ये एंट्रीज की जाएंगी। फर्स्ट दो में मैंने आपको बताया, थर्ड भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाती है बारी फोर्थ ऑप्शन की, जो कि मान लीजिए कि अगर ए के पास है बिल, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में सी का कोई रोल है ही नहीं अब, क्योंकि इंडोर्समेंट में ही तो सी का रोल होगा, इंडोर्स में ही तो थर्ड पार्टी बनेगी इंडोर्समेंट में। अब फोर्थ सेटलमेंट की बात करें तो उसमें जो है बैंक के लिए, बैंक को जो है ए बिल दे देता है कलेक्शन के लिए, उसमें क्या ट्रीटमेंट की जाती है, तो आइए समझते हैं। फिलहाल आप ये जो है फोटो खींच सकते हैं, या आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं कि कैसे कैसे एंट्रीज की जाती हैं। फर्स्ट डो की जो ट्रांजैक्शन थी उसको आप बैक करके पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसकी जो है अभी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं ये मिटाने वाला हूँ। आपको जो है फोर्थ सेटलमेंट यानी कि फोर्थ ऑप्शन की कैसे ट्रीटमेंट की जाएगी उसके बारे में समझा दूँ। तो आइए दोस्तों, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन रह रहा था सेटलमेंट का उसको कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब मिटा दिया, सी को भी जो है मैंने सी की बुक भी मिटा दी, क्योंकि सी का रोल अभी है ही नहीं। वो इंडोर्समेंट में ही जो है एक थर्ड पार्टी का अकाउंट खुलता है, बुक खुलती है, वो अभी जो है नहीं खुलनी। ठीक है,
अब क्या हुआ, ए ने जो है वो बैंक को दे दिया अपना बिल कि भाई जब कलेक्शन डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाए आप बी से जो है वो कलेक्ट कर लेना, मेरे से कहीं बिल खो ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो है बैंक को बिल दे देगा कलेक्शन करने के लिए, तो वो एंट्री करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो हम करते हैं उसी नाम से हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, ये मैंने आपको जर्नल एंट्री वाली वीडियो में अच्छे से समझा रखा था। ठीक है, अकाउंट को डेबिट करेगा और उस बिल रिसीवेबल बैंक को दे देगा, तो वो डाल देगा एंट्री क्रेडिट में बिल रिसीवेबल की, क्योंकि उससे वो एसेट जा रहा है। ठीक है, अकाउंट, तो ये एंट्री हो जाएगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, ये एंट्री करेगा जब वो बैंक को अपनी बिल दे देगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल जा रहा था तो इसीलिए उसने क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, बी को कोई मतलब नहीं है, बी पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है, क्योंकि वो किसको दे रहा है बिल कलेक्शन के लिए, उससे मतलब है कि जब वो मेरे पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आएगा मैं उसे पैसा दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन के लिए बिल दे दिया उसने, ए ने अपने बुक में, ये एंट्री करेगा। ये फोर्थ ऑफ मैं सेटलमेंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ गई डेट ऑफ मैच्योरिटी की बारी। डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई। ठीक है, वैलिडिटी डेट आ गई, तो अब जो है ए बी के घर नहीं जाएगा, अब एक बैंक ऑफिसर अपना ऑफिस, बैंक जो है अपना एक ऑफिसर भेजेगा बी के घर में, बी वो बिल लेके जाएगा, बैंक ऑफिसर बी के पास बिल लेके जाएगा, वो बिल देगा और पेमेंट ले लेगा, तो बी अपनी बुक में एंट्री करेगा, बिल्कुल करेगा। वो क्या करेगा, वही एज इट इज बिल पेबल ले लेगा, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेगा, अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश उसके बदले या बैंक या कैश मैं बात करता हूँ वो दे देगा। ठीक है, ये एंट्री कर देगा। अब बारी आ गई, अब जो है बैंक पैसा बैंक ने तो ले लिया बी से, अब वो ए को देगा, बिल्कुल देंगे क्योंकि उसने कलेक्शन के लिए दिया था। ठीक है, अब वो ए के घर आके उसको कैश तो देंगे नहीं, क्योंकि अकाउंट में डाल देंगे, तो ये एंट्री ए करेगा अपनी मैच्योरिटी के बाद, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि इस बार बैंक अकाउंट डेबिट ज़रूरी है, क्योंकि बैंक घर आके तो पैसा देगा नहीं, सीधा अकाउंट में डाल देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो बिल रिसीवेबल देगा और उससे पैसा जो है वो बी से मिला था, बिल्कुल नहीं, उसे पैसा बैंक से मिला था, तो यही जब कलेक्शन के लिए दिया था इसी को ही हम कर देंगे क्रेडिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब यहाँ बी का नाम नहीं आएगा पैसा, अब बैंक से लिया है पैसा, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट कर दिया, मामला खत्म, कट गए दोनों अपने। अब बैंक से हमारा नाता ही खत्म, हमने जो है बैंक से कलेक्शन के लिए बिल दिया था, बैंक ने हमें जो है कलेक्ट करके दे दिया, हमने जो है एंट्री रिवर्स कर दी और ख़त्म। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था जब किसी चीज़ को हमें माइनस करना हो या कैंसिल करना हो तो रिवर्स एंट्री हम उसकी कर देते। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेट ऑफ मैच्योरिटी तक हम जो है ये एंट्रीज करेंगे। ठीक है, हर किसकी दो दो एंट्री होंगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी तक उससे पहले। ठीक है, चारों के चारों मैंने जो है आपको ऑप्शन बता दिया, आप इसको भी नोट कर सकते हैं या आप इसकी भी जो है स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल करके वो बैंक को जो है कलेक्शन के लिए पैसा बिल रिसीवेबल दे देगा। ठीक है, बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो बी कोई एंट्री नहीं करेगा, एंट्री भी तब करेगा जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई, उससे पैसा गया, बैंक ऑफिसर आया था उससे पैसा ले गया, तो वो एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और वो बैंक का ऑफिसर जाके ए के अकाउंट में जो है पैसा डाल देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बी से पैसा मिला नहीं था, उसे बैंक से मिला है, तो डू बिल सेंट फॉर कलेक्शन को वो क्रेडिट कर देगा। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है फोर्थ सेटलमेंट में। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से जो है ये समझ में आ गया था कि इसकी बिल ट्रांजैक्शन को जो है कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आइए एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इससे और अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों इलस्ट्रेशन 1 जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हम जो है इसी इलस्ट्रेशन को अभी जो है इस वीडियो में करने वाले, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन 1 में जो है दिया गया है, रवि सोल्ड गुड्स 5000 टू मोहन ऑन क्रेडिट। रवि ने जो है मोहन को गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट पे 5000 की। ही ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट अपॉन मोहन पेबल आफ्टर
डेट 2 मंथ। इसने जो है रवि ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया मोहन पे। 2 महीने के बाद जो है मोहन को पेमेंट करनी होगी 5,000 रुपये की, ठीक है। मोहन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न द सेम टू रवि। मोहन ने वो बिल एक्सेप्ट किया साइन करके और रिटर्न कर दिया रवि को, ठीक है। ऑन द डे ड्यू बिल वॉज प्रेजेंटेड टू मोहन हु मेड द सेम, ठीक है, बिल्कुल। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि एंड मोहन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया पूरा कि रवि ने जो है बिल मोहन पे ड्रॉ कर दिया, रवि ने एक्सेप्ट, मोहन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि 4 कोई ट्रीटमेंट दे रखी है, 4 कोई जो है केस दे रखे हैं जिन्हें हमें जो है ट्रीटमेंट करनी है। वो चारों केस वही हैं जो मैंने आपको समझा रखे थे, ठीक है। अब हमें जो है सबकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहला दिया हुआ है व्हेन द बिल वाज रिटेन बाय रवि टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब क्या हुआ कि रवि डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रुक जाता है और अपना बिल जो है, अपना पैसा मोहन से ले लेता है। पहले तो ये जो है केस दे रखा है, इसकी ट्रीटमेंट करनी है, मैंने आपको अभी समझा रखा था। दूसरा, व्हेन रवि डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक ऑन द सेम डे एट द रेट 8.6% पर एनम। 6% के इंटरेस्ट से रवि क्या करता है, बैंक को वो बिल दे देता है डिस्काउंटिंग के लिए, मतलब अपना कैश करा लेता है बिल, ठीक है। अभी मैंने आपको उसकी भी एंट्री समझाई थी, वो भी करेंगे। थर्ड, व्हेन रवि इंडोर्स द बिल इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर मुकेश। अपना कोई रवि का क्रेडिटर था मुकेश, उसके फेवर में उसने जो है बिल रिसीवेबल मुकेश को दे दिया, यानी कि इंडोर्समेंट वाला केस, ठीक है। वो भी मैंने आपको समझा रखा था, उसकी भी करेंगे। फोर्थ जो है व्हेन रवि वही मतलब बैंक को दे देता है अपना बिल कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। वही चारों केस जो मैंने आपको अभी समझाए, उसी की हमें जो है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इलस्ट्रेशन 1 में पास कर ली है। अब फिर से वो सारा काम मुझे फिर से करना पड़ेगा जो मैंने अभी किया, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास स्पेस जो है कांस्टेंट है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, रफ कोई जो है फॉर्मेट बनाऊंगा आपको वही तीनों की बुक का, यानी कि जो रवि की बुक है और मोहन की बुक है, दोनों का अलग अलग से फॉर्मेट बनाना है और अलग अलग दोनों में एंट्रीज पास करनी है। मैं यहाँ पे रफ बना देता हूँ, ठीक है। मैंने 2 बुक्स बनाई, यहाँ मैं डाल देता हूँ रवि का नाम, ठीक है, जो कि सेलर था इस क्वेश्चन में, और यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ मोहन का, जो कि क्या है, यहाँ पे परचेजर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक थर्ड ट्रांजैक्शन में मुकेश भी है, ठीक है। यहाँ मैं मुकेश का नाम डाल देता हूँ। थर्ड केस में आप देख सकते हैं मुकेश भी है। ये कौन है, रवि का क्रेडिटर है, क्रेडिटर ऑफ रवि, ठीक है। थर्ड पार्टी भी ऑन होगी, मैंने आपको बताया था अभी। आपकी बुक में नहीं है इलस्ट्रेशन में आंसर, बट आपने करना है, ठीक है। ऐसी जो है ट्रीटमेंट की जाती है। आपकी बुक में आधा अधूरा दे रखा है यहाँ पे, अभी बुक वाले जो है आप आंसर छोड़ दीजिए, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रवि सोल्ड गुड्स 5,000 टू मोहन ऑन क्रेडिट, उसकी एंट्री होगी, दोनों की बुक में एंट्री होगी, बिल्कुल, ठीक है। अब रवि ने क्या किया, वो गुड्स सोल्ड कर दिया मोहन को क्रेडिट पे, तो वो एंट्री क्या करेगा, मोहन अकाउंट डेबिट। मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में अच्छे से समझा रखी थी ये सारी एंट्री, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री करेगा, तो मोहन भी अपने बुक में एंट्री करेगा। वो क्या एंट्री करेगा, उसने गुड्स परचेज की हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, ठीक है। दोनों ने 5,000 रुपये की जो है, इसने 5,000 का सेल किया, इसने 5,000 का परचेज किया, 5,000 और 5,000 लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। सेकंड आ जाता है, ही ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम मोहन पेबल आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। मोहन ने एक्सेप्ट किया बिल और फिर से रवि को दे दिया, रवि को बिल मिला, तो उसने जो बिल का नाम दिया था वो बिल रिसीवेबल दिया, तो वो डाल देगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। किससे लिया था, मोहन से लिया, टू मोहन, ठीक है। 5,000 का ही बिल था पूरा, तो लिख देंगे 5,000। अब इसने बिल दिया था, इसने जो है किसे दिया, रवि को दिया, तो रवि अकाउंट डेबिट। ये मैंने आपको एंट्रीज अच्छे से अभी समझा रखी हैं। टू क्या दिया था, बिल दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसने इसने नाम दिया बिल पेबल, टू बिल पेबल 5,000, ठीक है। ये 2 एंट्री तो सेम रहेंगी जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखे थे। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने
दोनों की एंट्री पास कर दी। ठीक है, अब आ जाता है केस की बारी। ठीक है, अब 4 केस हैं हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन द बिल वाज रिटेन बाय रवि टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब रवि रुक जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी तक और अपना पैसा किससे ले लेता है, मोहन से ले लेता है। ठीक है, अब उस केस में एंट्री मैंने आपको बताई थी, रवि क्या एंट्री करेगा, उसने जो है मोहन के घर जाएगा और उससे पैसा ले लेगा, तो रवि के पास कैश आ जाएगा, तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बदले क्या देगा, उसको बिल रिसीवेबल दे देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा, जिसको इसने नाम दिया था बिल रिसीवेबल, तो टू बिल रिसीवेबल। अब ये क्यों होता है ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, तो वही एंट्री करेगा 5000 फर्स्ट केस में। ठीक है, और इसने पेमेंट की तो इससे कैश गया, तो ये करेगा टू कैश। ठीक है, टू कैश करेगा, और उसके बदले इसने क्या लिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज लिया था, जिसको इसने नाम दिया था बिल पेबल, तो ये करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट। एक लायबिलिटी खत्म, एक एसेट खत्म, तो दोनों को डेबिट और क्रेडिट कर दिया। 5000। अब देखिए सेटलमेंट होने पर हम क्या करते हैं, कैंसिल करने पर डेबिट रिवर्स एंट्री कर देते हैं। यहाँ पेबल क्रेडिट था तो डेबिट एंट्री कर दी, मामला खत्म, केस खत्म। ठीक है, अब कुछ नहीं रहा ए पर। फर्स्ट केस यहाँ पे हमें ऐसे ही करना है, फर्स्ट केस में हमें यही एंट्री करनी है। पहले केस में हमें जो है ये एंट्री दोनों के अकाउंट में कर देनी है। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, व्हेन रवि डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक ऑन द सेम डे, सेम डे पे उसने क्या कर दिया, बैंक को पैसा और सॉरी अपना बिल दे दिया कैश कराने के लिए, यानी कि पैसा लेने के लिए 6% के इंटरेस्ट पे, पर एनम के इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले समझिए बिल कितने का था, बिल हमारा था 5000 रुपये का। बिल हमारा कितने का था, 5000 रुपये का हमारा बिल था। ठीक है, अब कितने परसेंट के इंटरेस्ट पे वो बैंक उसे पैसा दे रहा है, 6% के, तो इंटू कर देंगे 6/100। ठीक है, उसने क्या किया, बिल जो था हमारा 2 मंथ का था और सेम डे पे ही उसने कर दिया, बैंक को वो बिल दे दिया, तो मतलब कि 2 महीने का था, तो इंटू 2/12 कर देंगे। 12 महीने होते हैं लेकिन बिल हमारा 2 महीने का था, तो इंटू 2/12 करेंगे, तो आपका आंसर जो आप करोगे इसमें आपका आंसर आएगा 50। ठीक है, 50 रुपये जो है आपका आंसर आएगा, 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ उसने बैंक ने जो है अपना एज अ इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, और बाकी के जो बचे पैसे थे वो दे दिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो बैंक को पैसा दे देता है, सॉरी बैंक को अपना बिल दे देता है, उसके बदले कैश ले लेगा, तो एंट्री कर देगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट भी पे किया था, जिसको ये क्या करेगा, डिस्काउंट दे देगा, नाम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और उसके बदले उसने बैंक को क्या दिया था, बिल रिसीवेबल दिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, तो ये क्रेडिट कर देगा बिल रिसीवेबल को, क्योंकि इसका एसेट गया। अब मान लीजिए कि बिल था 5000 रुपये का, लेकिन कैश इसको कितना मिला होगा, 5000 रुपये से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4950। कैश इसको कितना मिला, 4950 रुपीज़ कैश मिला होगा, और 50 रुपये जो है उसका इसका इंटरेस्ट लिया होगा बैंक ने। ठीक है, इंटरेस्ट काटा होगा, और टोटल बिल था 5000 रुपये का। ये हमारी होगी एंट्री कंप्लीट। इसकी नरेशंस भी आपको करनी है, बट मैं नहीं कर रहा, मेरे पास स्पेस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपने जो है एंट्री हो गई। मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में ये एंट्री समझा रखी थी, ये एंट्री जो है रवि करेगा। अब मोहन को कोई असर नहीं पड़ेगा, मोहन अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, मोहन अब एंट्री तब करेगा जब बैंक का ऑफिसर इसके घर जाएगा और पैसा इससे ले लेगा। ठीक है, तब ये एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा, बिल पेबल जो है वो ले लेगा, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेगा, तो बिल पेबल जिसको उसका नाम दिया था, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट कर दिया, और बैंक के ऑफिसर को उसने पेमेंट कर दी, तो टू बैंक लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 5000 की पेमेंट उसने कर दी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड केस हमारा यहाँ पे
ख़त्म, क्योंकि अब तो इसे पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसने तो पहले ही पैसा ले लिया। सेकंड केस भी हमारा ख़त्म। सेकंड केस में हमने जो है ये एंट्री कर दी। अब अपनी बुक में भी देख सकते हैं एज इट इज़ एंट्रीज जो है दे रखी होंगी। अगर नहीं देखेंगे तो आप ये जो है नोट कर सकते हैं। अब मैं जो है आपको थर्ड केस कराऊंगा, उसमें जो है मुझे ये मिटाना पड़ेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या दिया हुआ है, व्हेन रवि इंडोर्स द बिल इन द फेवर ऑफ मुकेश। ठीक है, मुकेश का अकाउंट भी हमें, सॉरी मुकेश की बुक को भी हमें जो है अभी प्रिपेयर करना है। केस थर्ड हमारा चल रहा था। फर्स्ट दो एंट्री जो है मुकेश की बुक में नहीं होंगी कोई, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि कब बिल बना। उससे जो है बिल की जब पेमेंट करेगा रवि, तब जो है वो ट्रीटमेंट करेगा। अब रवि ने जो है वो इंडोर्स कर दिया मुकेश को, मतलब मुकेश को अपना बिल दे दिया एज अ, एक हिसाब से जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट कर दी। ठीक है, तो रवि को उसने जो है बिल अगर मुकेश को दिया होगा तो वो एंट्री करेगा मुकेश अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था, 5,000 रुपये का, और उसने क्या दिया, बिल रिसीवेबल दे दिया। तो एंट्री होगी टू बिल रिसीवेबल 5,000। ठीक है, इसने एंट्री कर दी मुकेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, मुकेश इसका क्रेडिटर था, उसने जो है बिल रिसीवेबल दे दिया, तो इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, इसीलिए डेबिट कर दिया। और एक एसेट था बिल रिसीवेबल, वो दे दिया, वो भी खत्म हो गया, तो इसने क्रेडिट कर दिया 5,000 5,000। बी कोई सॉरी मोहन कोई एंट्री नहीं करेगा, एंट्री करेगा अब मुकेश। मुकेश को बिल मिला तो सबसे पहले वो बिल रिसीवेबल लिख देगा, तो जैसे अभी पैसा मिलना है उस वही भी नाम जो है बिल रिसीवेबल दे देगा। कितने का बिल था, 5,000 रुपये का। किससे मिला, वो मिला रवि से, तो टू रवि अकाउंट 5,000 रुपये। ठीक है, ये एंट्री जो है मुकेश और रवि के बिल में की जाएंगी। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी आने के बाद, क्योंकि हमें सारा केस अभी जो है जनरल एंट्री पास करनी है, डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई, तो अब मुकेश जो है मोहन के घर जाएगा, पैसा ले लेगा बिल ऑफ एक्सचेंज दे के। तो उससे जो है बिल ऑफ एक्सचेंज मिला मोहन को, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट करेगा। ये एंट्री मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है। और टू कैश, यानी कि वो कैश दे देगा 5,000 रुपये 5,000 रुपये। ठीक है, और अब पैसा किसको मिलेगा, मुकेश को कि रवि को, मुकेश को मिलेगा, तो मुकेश नाम डाल देगा। मुकेश दे देगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने कैश लिया, उसके बदले उसने बिल दे दिया, तो बिल रिसीवेबल। पाँच हजार। ये हमारा जो है केस थर्ड में हमें जो है ये एंट्री करनी है। फर्स्ट जो टू एंट्रीज थी वो सेम रहेंगी, बाकी की जो है वो सेम नहीं रहेंगी। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ केस में हमें जो है क्या एंट्रीज करनी है वो मैंने आपको पहले से बता रखा है, बट हमें जो है इलस्ट्रेशन में दे रखा है, मैं एक बार एंट्री कर लेता हूँ। फोर्थ में दे रखा है व्हेन रवि सेंड द बिल अ फ्यू डेज बिफोर इट्स मैच्योरिटी टू इट्स बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब कुछ दिन पहले ही, जब उसे बिल मिलना था उसके कुछ दिन पहले ही कलेक्शन के लिए बैंक को दे दिया उसने बिल। ठीक है, अब मुकेश का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि इंडोर्समेंट के केस में ही थर्ड पार्टी का रोल रहता है। अब हमें जो है मुकेश की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो है फर्स्ट दो बुक्स जो होंगी रवि और मोहन की, उसमें ही एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो रवि ने जो है बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया बिल, तो वही एंट्री करेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या देगा उसके बदले, बिल रिसीवेबल दे देगा। $5,000। ठीक है, कलेक्शन के लिए बैंक को बिल दे दिया अपना, तो ये एंट्री कर दी। मैंने आपको ये एंट्री समझा रखी थी। ठीक है, बी फिलहाल कोई एंट्री नहीं करेगा। अब बी कब एंट्री करेगा, जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई। ठीक है, हमें पूरी एंट्री करनी है, आपकी बुक में आधी अधूरी है वो आप देखिए ही मत, आप ये एंट्री करेंगे पूरी डेट ऑफ मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी में क्या हुआ कि बैंक ऑफिसर मोहन के पास आया,
और बिल देके वो पेमेंट ले गया, तो मोहन अपनी एंट्री करेगा वही सेम एज इट इज़, बिल पेबल लेके टू कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। 5000 का बिल था, 5000 दे दिए, 5000 दे दिए, ठीक है। अब फिर मोहन एंट्री करेगा, फिर मोहन ये एंट्री करेगा कि उससे जो है बैंक को जो कलेक्शन के लिए बिल दिया था उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में वो बैंक डाल देगा। तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब उसे जो है पैसा मोहन से नहीं मिला था, उसे पैसा जो है बैंक से मिला था, तो इसी एंट्री को वो रिवर्स कर देगा काटने के लिए। बिल सेंट फॉर कलेक्शन 5000, ये हमारा यहाँ पे केस 4 भी खत्म, ठीक है। हमें भी केस 4 में ये एंट्रीज करनी थी, आपको पिछले स्लाइड में मैंने बता दिया। अब यहाँ इलस्ट्रेशन भी मैंने एंट्री कर दी, आप इसको भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। आपकी बुक में जो थी वो आधी अधूरी एंट्री दे रखी थी, मुझे मुश्किल है जो आपको समझ में आए, फिर भी आपको जो है मैंने पूरा सफाई से जो है आपको एंट्रीज बता दी कि कैसे कैसे जो है एंट्रीज करनी है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगली वीडियो में हम जो है डिसऑनर ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी कि दो और जो है केसेस आ जाते हैं जिसमें हमें जो है बिल को डिसऑनर करना होता है और साथ में बाद में रिन्यूअल करना होता है, उनकी जो है हम ट्रीटमेंट्स करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी एक एक टॉपिक जो है आपको इस चैनल पे ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ का हो, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो। तो इसी कंटेंट के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।